हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा निर्माण से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा है और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर अपन दो कारकों की बात कर रहे हैं, सक्रिय कारक व निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारकों के अंदर जलवायु अपन पढ़ चुके हैं और इसके अलावा जैव मंडल अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद निष्क्रिय कारकों के बारे में बात अपन शुरू करते हैं। और निष्क्रिय कारकों में जो कारक आता है उसमें आता है आपका सबसे पहला पैतृक पदार्थ। अब बात करें पैतृक पदार्थ के बारे में तो देखो, पैतृक पदार्थ चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणाकार, क्ले की मात्रा, प्रकृति, पोषक तत्व, सरंध्रता, रंग आदि को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखें, पैतृक पदार्थ कौन होते हैं? चट्टानें होती है, यह बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। पैतृक पदार्थ होती कौन है? चट्टानें। तो ये जो चट्टानें होती है ना, ये चट्टानें जो इनकी प्रकृति होती है चट्टानों की, वो मृदा निर्माण में कणाकार को प्रभावित करती है। यानी कि जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है उनके कणाकार जो होते हैं वो, यानी कि मृदा का जो कण बनेगा वो किसके अनुसार होगा? जिस चट्टान से वो मृदा बनी है उसके अनुसार उसका कण होगा। ठीक है ना। जैसे हम बात करें बलुई मृदा के बारे में तो बलुई मृदा का निर्माण किससे होता है? बालू पत्थर से होता है। तो भाई बालू पत्थर का जैसा कण होगा वैसा ही कण किसका होगा? बलुई मृदा का होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें क्ले की मात्रा और प्रकृति। तो देखो भाई, कोई भी जो मृदा होती है, जैसे मैं बात करूं बलुई मृदा है तो बलुई मृदा से क्ले की मात्रा कम बनती है, जबकि चूना पत्थर से बनी मृदा से क्ले की मात्रा ज्यादा बनती है। तो ध्यान रखें यहाँ पर कि चट्टानों की जो प्रकृति होती है वो एक तो कणाकार को प्रभावित करेगी, मृदा के क्ले की मात्रा वो प्रकृति को प्रभावित करेगी, पोषक तत्वों को प्रभावित करेगी। जैसे कि ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट में पोषक तत्व क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ठीक है ना। तो पोषक तत्वों को प्रभावित करेगी, सरंध्रता को प्रभावित करेगी, रंग को प्रभावित करेगी। ठीक है ना। तो इन सभी गुणों को प्रभावित करता है कौन? पैतृक पदार्थ, जो कौन होती है? चट्टानें होती है। अब बात करें तो देखो, जैसे आगे बात करें अपन यहाँ पर तो निर्मित पदार्थ पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यानी कि कौन से पदार्थ यहाँ पर निर्मित हुए हैं मृदा के रूप में, वो उस पैतृक पदार्थ पर निर्भर करेगा। जैसे बालू पत्थर से बनती है बलुई मृदा। आप लोग जानते हैं कि बालू पत्थर जो होता है, बालू पत्थर के टूटने से बलुई पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि बेसाल्ट या चूना पत्थर के टूटने से मृत्तिका पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यानी कि यदि बालू पत्थर टूटेगा तो बलुई पदार्थ बनेंगे, बालू जैसे पदार्थ बनेंगे, और यदि बेसाल्ट या चूना पत्थर टूटेगा तो उससे मृत्तिका पदार्थ का निर्माण होता है। तो अलग अलग पैतृक पदार्थों के टूटने से अलग अलग प्रकार के पदार्थ यहाँ पर बनते हैं। आगे बात करें तो ग्रेनाइट का अपक्षय बहुत धीमी गति से होता है। ध्यान रखें, ग्रेनाइट जो चट्टान होती है ये बहुत कठोर चट्टान होती है और इस चट्टान का अपक्षय बहुत ही धीमी गति से होता है। इसमें पोषक तत्व की मात्रा भी बहुत कम होती है। पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या होगी इसके अंदर? बहुत कम होती है। ग्रेनाइट से बनी मृदा बलुई होती है। ठीक है। यानी ग्रेनाइट से बनी हुई जो मृदा होती है वो बलुई मृदा प्रकार की होती है, जो कम उपजाऊ होती है। भाई अपन को बता चुके हैं अपन कि इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? कम है। अब पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो उस कंडीशन में ये क्या होगी? कम उपजाऊ होगी। जबकि चूना पत्थर से बनी जो दोमट मृदा होती है ना, वो अच्छी उर्वरता वाली होती है। यानी कि चूना पत्थर से जो मृदा बन रही है दोमट मृदा, वो क्या होगी? अच्छी उपजाऊ मृदा होती है। तो ध्यान रखेंगे कि अलग अलग पैतृक पदार्थ से बनने वाली जो मृदाएं होती है वो भी अलग अलग प्रकार के गुण यहाँ पर प्रदर्शित करती है। यानी जिस पैतृक पदार्थ से वो बनी है उसी प्रकार के गुण वो प्रदर्शित करती है। तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं तो देखो, पैतृक पदार्थ निष्क्रिय कारक होने के कारण एक ही मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों की जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। देखो, निष्क्रिय कारक है पैतृक पदार्थ, इसीलिए मृदा का जो निर्माण होगा पैतृक पदार्थों से वो जलवायु के अनुसार होगा, है ना। एक ही मृदा का निर्माण अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है।
आगे बात करते हैं, हल्के या बालू पत्थर पर विकसित मृदा जो होती है वो भारी पैतृक पदार्थ पर विकसित मृदा की अपेक्षा अधिक गहरी होती है। यानी कि हल्का पत्थर है, बालू पत्थर है, तो उस पर जो मृदा विकसित होगी वो जो अधिक विकसित, यानी कि जो बात करें अपन भारी पैतृक पदार्थ हैं उस पर विकसित मृदा की अपेक्षा क्या होती है, गहरी होती है, ये ना मोटी होती है। आगे बात करें तो मृदाओं के रंग जो होते हैं वो भी पैतृक पदार्थों से संबंधित होते हैं, यानी जिन चट्टानों से वो निर्मित हो रही है मृदा उसी के आधार पर मृदा का रंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पैतृक पदार्थ होता है जो एक प्रकार का निष्क्रिय कारक है, ये भी आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं इस चीज को। पैतृक पदार्थ चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कणाकार, कले की मात्रा, प्रकृति, पोषक तत्व, सरंध्रता, रंग आदि को प्रभावित करते हैं। निर्मित पदार्थ पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, जैसे बालू पत्थर से बलुई मृदा या बलुई पदार्थ, जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर से मृत्तिका पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आगे अपन बात करें तो देखो ग्रेनाइट का पक्ष बहुत धीमी गति से होता है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा भी बहुत कम होती है। ग्रेनाइट से बनी मृदा बलुई मृदा होती है और ये कम उपजाऊ होती है, जबकि चूना पत्थर से बनी दोमट मृदा अच्छी उर्वरता वाली होती है। पैतृक पदार्थ निष्क्रिय कारक होने के कारण एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों की जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। हल्के या बालू पत्थर पर विकसित मृदा भारी पत्थर या भारी पैतृक पदार्थ पर विकसित मृदा की अपेक्षा अधिक गहरी होती है और मृदाओं के रंग पैतृक पदार्थों से संबंधित होते हैं। तो ये था अपना पैतृक पदार्थ। अब बात करें अगले और निष्क्रिय कारक के बारे में, तो अगला निष्क्रिय कारक आता है आपके पास स्थलाकृति। अब ध्यान रखें, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं कि स्थलाकृति होती क्या है भाई। तो देखो, पृथ्वी की अनियमित सतह को स्थलाकृति कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह होती है ना, अनियमित सतह, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जो है बहुत खाइयां हैं गहरी वाली, ठीक है। तो ये जो अनियमित सतह आपको दिख रही है ना पृथ्वी की, इस सतह को अपन क्या बोलते हैं, स्थलाकृति कहते हैं। यह एक निष्क्रिय कारक है जो जल व तापमान के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है, यानी कि निष्क्रिय कारक है, इसलिए ये जल व तापमान के प्रभाव से क्या करेगा, मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली जगह पर, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर क्या होता है, ढलान होता है, उस जगह पर आप लोग जानते हैं तीव्र वेग से जल प्रवाहित होता है, यानी जहां ढलान होगा वहां बहुत तेजी से जो है क्या प्रवाहित होता है, आपका जल प्रवाहित होता है, और उसके कारण मृदा जो होती है वहां पर कम विकसित व कम उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार से स्थलाकृति जो होती है, किसी भी जगह की स्थलाकृति होगी वो भी आपकी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। और इस स्थलाकृति द्वारा मृदा निर्माण को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, तो ये निर्भर करता है कि तापमान कितना है और जल की मात्रा वहां पर कितनी है। तो यह बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे अपन बात करते हैं कि स्थलाकृति जो होती है वो किस प्रकार से मृदा निर्माण को और प्रभावित करती है। तो इस चीज को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करते रहें। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दूर की जा सके, ठीक है। और अभी को अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। स्थलाकृति के अंदर ही बात अपन करें तो देखो, समतल स्थानों पर जल प्रवाह धीरे धीरे होता है, इसलिए मृदा गहराई युक्त होती है। तो ध्यान रखेंगे, समतल स्थानों पर जल का प्रवाह धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है, जिससे मृदा अधिक गहराई युक्त मृदा अधिक गहराई युक्त होती है, गहराई युक्त होती है। स्थलाकृतिक दशाएं भूतल क्षरण को सीधे नियंत्रित करती है। स्थलाकृतिक
कृति दशाएं भूतल क्षरण को सीधे नियंत्रित करती है, भूतल क्षरण को सीधे नियंत्रित करती है। क्षरण जितना अधिक होता है मृदा उतनी ही कम गहरी होती है। क्षरण जितना अधिक होता है मृदा उतनी ही कम गहरी एवं कम विकसित होती है। कम गहरी एवं कम विकसित होती है। ठीक है, आगे बात करें अपन यहाँ पर तो देखो, अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका, अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है, यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है, तथा जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। ऐसी मृदा निरंतर नम बनी रहती है। ऐसी यानी जहां पर गहराई ज्यादा होगी ना, वो मृदा अधिकतर नम बनी रहती है, अधिकतर नम बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर स्थलाकृति के बारे में बात कर ली है। और इस स्थलाकृति में अपन ने चर्चा यहाँ पर की है। देखो किसके बारे में, तो देखो समतल स्थानों पर जल का प्रवाह धीमी गति से होता है, जिससे मृदा अधिक गहराई युक्त होती है। स्थलाकृतिक दशाएं भूतल क्षरण को सीधे नियंत्रित करती है, यानी कि भूतल का क्षरण कितना होगा उसको सीधी प्रकार से नियंत्रित करती है। क्षरण जितना अधिक होता है मृदा उतनी कम गहरी और कम विकसित होती है। भाई जब मृदा लगातार कटाव होकर बह रही है तो उस कंडीशन में यानी कि क्षरण जितना ज्यादा होता है ना, वहां पर मृदा उतनी ही कम गहरी और कम विकसित होती है। अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। और ऐसी मृदाएं जो होती है वो अधिकांशतः नम बनी रहती है, उनमें नमी लगातार बरकरार रहती है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो यदि वर्ष में कई महीनों तक क्षेत्र आर्द्र बना रहता है तो पीट व मक मृदाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। अब देखो ऐसी मृदाएं जो होती है अधिकतर नम बनी रहती है। आप लोगों को बताया मैंने, गहराई ज्यादा है तो वहां पर जल की मात्रा ज्यादा है और उस कंडीशन में मृदा क्या है, नम बनी हुई है। परंतु यदि ये मृदा लंबे समय तक मृदा जो है नमी युक्त है तो वहां पर क्या होगा, यदि यह वर्ष में कई महीनों तक आर्द्र बनी रहती है,
कई महीनों तक आर्द्र बनी रहती है तो पीट मृदाओं या मक मृदाओं का निर्माण होता है। मक मृदाओं का निर्माण होता है। पीट मृदा में जीवांश पदार्थ को आंशिक विघटन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। ध्यान रखेंगे, पीट मृदा में जीवांश पदार्थ के कम विघटन के कारण जीवांश पदार्थ के कम विघटन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। आसानी से अपन उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, और यदि आसपास मृदा से निचले स्थानों पर लवण संग्रह हो जाते हैं तो ऐसे स्थानों पर लवणीय दलदली मृदा का निर्माण होता है। यदि मृदा में लवणों का संग्रह हो जाए तो लवणीय दलदली मृदा बनती है। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति होती है वो भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। अब निष्क्रिय कारकों के अंदर एक और कारक बचता है समय, जिसमें आपका यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.